नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। क्लास 7th में हमने हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पहली कविता जो है उठो धरा के अमर सपूतो, इसके शुरुआती 3 स्टैंजास हमने पढ़ लिए थे। अब आगे की पंक्तियां पढ़ने से पहले मैं आपको जो पुरानी पंक्तियां हमने पढ़ी थी उनको फिर से एक बार पढ़कर सुनाता हूँ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ तक बच्चों मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था, सारे अर्थ समझा दिए थे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों का पार्ट 1। आज का ये पार्ट अंतिम होगा जहाँ पर हम इस कविता का समापन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग, यहाँ पर कवि विहग शब्द का इस्तेमाल पक्षियों के लिए किया गया है। तो अगर आप देखें तो पक्षी जो हैं जंगलों में, वनों में, पेड़ों के ऊपर बैठकर चहचहाते रहते हैं, आपस में कुछ ना कुछ बात करते हैं। साथ ही साथ फूल, अगर आपके घर में बगीचा है, नहीं है तो आपने पार्क में ज़रूर देखा होगा कि जो भौरा होता है वो किस तरह से फूलों के ऊपर मंडराता रहता है और फूलों से बातें करता है। एक तरह से कवि ने ऐसा कहा है कि भौरा जो है वो पुष्प से बातें कर रहा है, अपनी गीत से पुष्प को मोहित कर रहा है और पुष्प भी उसके गीत पर मोहित होकर कभी इधर कभी उधर ऐसा मूव करता रहता है। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। नवयुग की नूतन वीणा, देखो समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। आज से 7-8 महीने पहले या जनवरी या फरवरी में जब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे, उस समय तक किसी ने नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि इस तरह से क्लासेस ली जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव हुआ, हमें उसके साथ एडजस्ट करना पड़ा और हो सकता है कि आने वाले सालों में हम इसी तरीके से क्लास लें, वर्चुअल क्लासेस लें। मेरे सामने बच्चे नहीं बैठे हैं लेकिन मुझे अज्यूम करके चलना पड़ रहा है कि बच्चे हैं। और साथ ही साथ आप जब ये फ़ोन पर अपना वीडियो देख रहे होंगे तब आपको भी यही अज्यूम करके चलना होगा कि आप क्लासेस में बैठे हैं। इसी तरह समय के साथ बदलाव ज़रूरी होता है। अगर आप समय के साथ बदलाव नहीं करते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप रह नहीं सकते। आपको इस समय के साथ बदलाव का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है डायनासोर्स। डायनासोर काफ़ी पहले के समय में हुआ करते थे और समय के साथ बदलाव ना होने के कारण उनका अंत हो गया। लेकिन उसी समय के 2 जीव ऐसे हैं जो आज भी जीवित हैं और उन्होंने समय के साथ बदलाव किए, अपने शारीरिक बनावट में, अपने भोजन में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में बदलाव करके वो आज भी टिके हुए हैं। और वो है मगरमच्छ और कॉकरोच। ये उस समय के जीव हैं जब डायनासोर्स थे धरती पर और समय के साथ अपनी जीवन शैली में बदलाव करके ये आज भी टिके हुए हैं। तो नूतन युग में आप पुरातन युग की ऐसी बातें जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उनको अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे आप दशकों पीछे चले जाएंगे जिसका कोई भी तुक नहीं बनता। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। देखिए जैसे 5 दिन 6 दिन बाद बारिश हुई, हमें तो अपना ऐसा लग रहा था कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन ये बारिश, ये पानी प्रकृति के लिए कितना आवश्यक है, जंगलों के लिए कितना आवश्यक है, जंगलों में रहने वाले जीवों के लिए कितना आवश्यक है। क्योंकि इस बारिश के बाद जब आप जंगल में जाएंगे तो हरियाली अपनी छटा बिखेर चुकी होगी। इससे पहले जब गर्मी के सीज़न में आपने देखा होगा, गर्मियों के मौसम में, कि किस तरह से जंगल सूख चुके थे, पीलापन आ गया था पूरे जंगलों में। आप सड़क पर खड़े होकर भी मीलों अंदर देख सकते थे। लेकिन अब इस बारिश के बाद जो हरियाली आई है, प्रकृति और धरती की काया पूरी तरह से बदल चुकी है बच्चों। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से, यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि गुंजित जग उद्यान करो। जग को कवि ने उद्यान की संज्ञा दी है। उद्यान मतलब बगीचा, पार्क। अगर आप अंग्रेज़ी का शब्द या आम बोलचाल के शब्द का इस्तेमाल करें तो उपवन या बगीचा हम तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो पार्क शब्द का इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो आज की वर्तमान परिस्थितियों में जो
हालत है। इसमें आपको नए सुमिरन गाने हैं जिससे कि प्रकृति रूपी जो बगिया है इस पर नए नए पुष्प खिल सके। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, पावन मतलब पवित्र और मंदिर का मतलब इस कविता में, मंदिर मतलब कोई पूजा स्थल या देवालय को नहीं कहा गया है। मंदिर का अर्थ है यहाँ पर आपका, आपकी मातृभूमि, आपका देश, हमारा देश। आप इसे इंडिया कहें, भारत कहें या हिंदुस्तान कहें, जो कहें, हम कुछ भी होने से पहले एक भारतीय हैं। हमारी पहचान इंडियन के तौर पर होनी चाहिए, ना कि राजस्थानी, गुजराती या दिल्ली हाइट या मराठी। इस तरीके की पहचान हमें शोभा नहीं देती, क्योंकि हम किसी भी राज्य के होने से पहले एक राष्ट्र के हैं और वो राष्ट्र है भारत। हम अपने भारत के सबसे पहले हैं और भारतीय हैं। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। यह संपत्ति, ये देश जितना हमारा, जितना मेरा है, जितना आपका है, सभी का उतना ही है। जितना मेरा है उतना ही आपका है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम पार्क में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं या पर्यटन स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ कचरा फैला हुआ होता है, गंदगी होती है। लोग पुरानी बिल्डिंग्स में इस तरीके के चीज़ों पे अपने नाम उकेरते हैं, पत्थरों से, चौक से। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उनको रोकना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये धरोहर जो है सिर्फ सरकार की नहीं है, ये हमारी धरोहर है। हमारी भी पहचान इन्हीं से है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। इसका रक्षक यानी कि आपको भी इसकी रक्षा करनी है। और पुजारी का मतलब ये नहीं है कि मंदिर या देवालय में खड़ा हुआ जो इसकी प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है। पुजारी का अर्थ यहाँ पर है आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं, आप देशभक्त हैं, आप देश की अपनी सेवा कर रहे हैं। और ऐसे ही देशभक्तों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है पुजारी। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। शत शत दीपक जला ज्ञान के मतलब देखिए कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों की, कई सारे बच्चे जो हैं पढ़ाई में अव्वल नहीं आ पाते। कई बार कुछ बच्चे होते हैं किसी आर्थिक परेशानियों के कारण या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। तो अगर आप में क्षमता है और आप ये चाहते हैं कि आप भारत को एक सुशिक्षित राज्य बनाएं, तो आपको अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। मैं जानता हूँ आप सिर्फ 7वीं में पढ़ते हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं अपने कक्षा के उन साथियों की जो पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं, जो कभी कभी चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पाते। तो अगर आप उनको समझाते हैं, बताते हैं, तो इससे होगा क्या बच्चों, आपका अपना खुद का आपकी पुनरावृत्ति या रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ उन बच्चों में भी प्रेरणा की एक ज्योत जगेगी, जिससे वो ये सोचेंगे कि आगे चलकर मुझे भी इस तरीके के काम करना है। तो उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। बच्चों, इस तरह से ये कविता ख़त्म होती है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की ये कविता, जिसमें उन्होंने नवयुवकों से और राष्ट्र के सभी व्यक्तियों से ये आह्वान किया है कि किस तरह से आप अपने स्तर पर काम कर सकते हैं कर्मठ होकर। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको क्लास ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।